ओके, चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया आज के हमारे सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और तैयारी करते हैं साथियों आज हमारी बहुत प्यारी सी क्लास के साथ में। आपको बताऊं कि ये जो हमारी क्लास होने वाली है इसके अंदर हम यहाँ पे मानव के रक्त के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। और मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से इससे पहले जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको मानव का रक्त पढ़ाया था। आपको देखिए साथियों मैंने यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में समझा दिया, आपको मैंने आरबीसी के बारे में समझा दी थी। आज की क्लास में हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इनके बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए क्या मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हैं? हम फिर आज ही इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए साथियों हमने यहाँ पे इससे पहले के जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे देखिए। तो अब हमारा जो कंसेप्ट यहाँ पे शुरू होने वाला है डेट इज अबाउट दी डब्ल्यूबीसी। हम बात करेंगे यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखिए साथियों मानव के रक्त के अंदर जो प्लाज्मा होती है, जो प्लाज्मा बनता है, मानव मानव का जो रक्त बनता है प्लाज्मा से, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखिए साथियों मानव के जो प्लाज्मा है उसको डिटेल से पढ़ लिया है। हमने देखिए साथियों आरबीसी के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। हमने हीमोग्लोबिन को पढ़ लिया है। आज देखिए हम डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे साथियों, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। और फिर हमारा ये जो ब्लड वाला टॉपिक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनके बारे में यहाँ पे फोकस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। हैव अ लुक ऑन दिस। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कंसेप्ट तो ये बनता है कि मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती कैसी है। तो डब्ल्यूबीसी का ना कलर नहीं होता कोई, इनका मतलब होता है साथियों व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक तरह की यहाँ पे रंगहीन होती है, इनमें किसी प्रकार से कोई भी कलर नहीं पाया जाता। ये न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इनके अंदर यहाँ पे नाभिका युक्त होती है, मतलब इनके अंदर साथियों यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है। तो इनके अंदर यहाँ पे केंद्रक होता है, मतलब दे हैव द न्यूक्लियस। अब खुद ही बताओ जल्दी से मुझे सबके सब कमेंट के अंदर कि इनके अंदर जब कोशिका के अंदर केंद्रक मिलता है, जब न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको साथियों हिंदी में कहा जाता है कोशिका। लॉजिक क्लियर है? तो हम यहाँ पे से क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। तो आंसर है श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है साथियों हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे बीमारियों से रक्षा करना, या हमारे शरीर की रक्षा करना। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बन जाता है कि मानव के शरीर के रक्षक किसे कहा जाता है? जो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा है साथियों? तो सफेद रंग होता है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी रंग बिरंगी चीजें नहीं मिलेंगी। क्या इनके अंदर यहाँ पे केंद्रक मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, जिस कारण से क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। ये बात समझ गए? अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को जरा सुन लो क्योंकि सीधी सीधे इफेक्ट हमारी प्रॉपर्टीज से बन जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की जब मैं बात करता हूं तो ये यहाँ पे रंगहीन होती हैं। इनमें क्या चीज नहीं मिलती? तो इनके अंदर साथियों हीमोग्लोबिन नहीं मिलती। क्या हमारे शरीर के डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाएगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। ठीक है। इनका आकार कैसा होता है? तो इनका साथियों आकार होता है अनियमित, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा, अमीबा की कोई भी आकृति होती है, कोई भी शेप होता है, किसी भी आकृति में अमीबा है जो पाया जाता है। इसी तरह से डब्ल्यूबीसी की कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो किसी भी आकृति में, किसी भी शेप में, किसी भी साइज में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, ये कैसे होते हैं? ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके अंदर यहाँ पे नाभिका पाई जाती है, मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक मिलता है इसलिए इनसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यहाँ पे कोशिका बोलते हैं। इनकी नॉर्मल संख्या कितनी मिलती है? तो ये साथियों पाई जाती है 4000 से लेके 11000 के आसपास पर माइक्रोलीटर। मतलब मैं बता चुका था कि अगर हम बात करते हैं 1 माइक्रोलीटर के बारे में तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -6 लीटर। सिंपल सी बात है।
तो 1 माइक्रोलीटर के अंदर इनकी संख्या 4,500 से लेके 4,000 से लेके यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 11,000 के आसपास पाई जाती है। बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, समझ गए। तो अभी हम समझेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और सारी बातें। अब आपका मुद्दा बनता है कि इनका निर्माण कहां पे होता है। देखो, तो डब्ल्यूबीसी का साथियों जो निर्माण होता है ये होता है कहां पर, वो होता है यहाँ पे येलो बोन मैरो में। कहां पे होता है? येलो बोन मैरो में। येलो बोन मैरो मतलब क्या है आपको बताऊं साथियों कि हमारे शरीर के अंदर जो लंबी और मोटी हड्डी मिलती है तो इसमें पाई जाती है पीली अस्थि मज्जा, और इस पीली अस्थि मज्जा के अंदर हम किसका निर्माण करते हैं? इस पीली अस्थि मज्जा में साथियों फॉर्मेशन होता है किसका? तो आंसर है येलो बोन मैरो के अंदर निर्माण होता है हमारे पास डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन है हो जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको साथियों बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये सीधी सीधे क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में, ये डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? तो इनका साथियों जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है, गलती बिल्कुल मत करना। तो ल्यूकोसाइट किसका नाम है? डब्ल्यूबीसी का नाम है, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस की हम जब बात करते हैं तो वो इसी के निर्माण की बात करेंगे, ल्यूकोपोएसिस की बात करते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस की बात करते हैं, तो सीधी सीधी फैक्ट है जो बन जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो कि सर डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की है जो पाई जाती है, और फिर मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे आपको देखो बताने वाला हूं। सुनो, आपको बताऊं साथियों कि हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी होती है, सुनना, इस डब्ल्यूबीसी को हमने दो भागों में तोड़ दिया। एक होती है सर कणिका के अंदर, एक होती है बिना कणिका के। देखो सर कणिका क्या होती है, आप नोटिस करना कि कुछ हमारे पास में डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनके अंदर छोटे 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 पदार्थ मिलेंगे। क्या देखो, इन डब्ल्यूबीसी के अंदर छोटे छोटे पदार्थ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। इन छोटे छोटे पदार्थों को साथ बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार से कोई भी कणिकाएं नहीं पाई जाती, जिसमें किसी प्रकार के छोटे छोटे कण नहीं मिलते हैं। तो हमारे पास में डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है साथियों, एक होती है कणिका में, सुनो ध्यान से, एक होती है हमारे पास में कणिका में, एक होती है साथियों सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, तो आंसर है एक होती है साथियों अकणिका में। कैसे होती है? अकणिका में होती है। मतलब एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है हमारे पास में अग्रेनुलोसाइट। क्वेश्चन बनता है कि ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? जिसमें छोटे छोटे कणिका पाए जाते हैं। ये टोटल 3 होती हैं। पहली कौन सी होती है? पहली है साथियों हमारे पास में न्यूट्रोफिल्स। दूसरी कौन सी हमारे पास में? तो दूसरी साथियों इज़ेनोफिल्स है। और तीसरी हम जब बात करते हैं तो तीसरी हमारे पास में कौन सी? बेसोफिल्स है। तो ये 3 हमारे पास में कणिका वाली जो पदार्थ है वो मिलेंगे। तो 3 हमारे पास में डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिसके अंदर कणिका पाई जाती है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स होती है, इसेनोफिल्स होती है, बेसोफिल्स होती है। एक यहां पे दिया गया मास्ट कोशिकाएं जिनके बारे में आपको मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी। एक होती है साथियों ऐसी कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी की जिसके अंदर किसी प्रकार से कोई भी कणिका नहीं पाई जाती, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट, और एक होती है हमारे पास में मोनोसाइट। क्लियर है सारी बातें? तो पूछेंगे कि कितने प्रकार के डब्ल्यूबीसी है जो मिलती है, तो टोटल यहां पे 5 तरह की डब्ल्यूबीसी है जो पाई जाती है, जिसमें से हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिनके अंदर छोटे छोटे कणिका मिलेंगी, जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेनुलोसाइट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। जो 3 होती है न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स। और एक होती है साथियों यहाँ पे अकणिका में, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी कणिका नहीं पाई जाती, सिर्फ कोशिका का केंद्रक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। वो 2 होती है, कौन कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और ये हमारे पास में 5 तरह की पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। तो ये फैक्ट समझ गए, गलती बिल्कुल मत करना, सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है, बहुत ही बढ़िया। अब आपके मन में क्वेश्चन बनता है सर ये जो छोटी छोटी कणिका मिलती है होती क्या है? ये कणिका कुछ नहीं है साथियों, इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन के पदार्थ है। मतलब ये जो कणिका बनती है, ये जो ग्रेनुलोसाइट बनती है, किससे बनती है? तो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाले प्रोटीन्स के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स के पदार्थ होते हैं। तो ये सीधी सीधे क्वेश्चन बनता है कि कणिका बनती किसके द्वारा है? तो ये कणिका साथियों छोटे छोटे प्रोटीन्स के पदार्थ होते हैं जो डब्ल्यूबीसी की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में बन सकता है। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ठीक है आपने ये बता दिया कि हमारे पास में 5 तरह की डब्ल्यूबीसी होती है, बिल्कुल सही बात है। अब इन 5 तरह की जो डब्ल्यूबीसी होती है इन 5 तरह की डब्ल्यूबीसी में कौन बड़ी है, कौन छोटी है, किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी मात्रा कम है, इसको लेके क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। सुनो, तो हम जब बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा बेटा पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। जितनी भी डब्ल्यूबीसी मिलेगी उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी होती है साथियों वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ कि सबसे कम कौन सी पाई जाती है, तो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है बेसोफिल्स।
सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है साथियों मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट का जो साइज होता है सबसे ज्यादा बड़ा होता है। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। क्लियर सारी बात है? तो सीधी सीधे क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में, बताओ कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो आंसर है न्यूट्रोफिल्स होती है सबसे ज्यादा मात्रा में। तकरीबन तकरीबन देखा जाए तो ब्लड का 70%, मतलब डब्ल्यूबीसी की 70% जो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। क्या यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ सबके सब मुझे। अच्छा, मैं 1 मिनट बेटा क्लास को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप में से एक दो विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जब चाहो क्लास को टाइम के बदल देते हैं। बेटा मैं कभी टाइम को बदलता नहीं हूँ। अगर किसी कारणवश सुबह क्लास नहीं हो पाई तो मैं क्लास को आज ही खत्म कर रहा हूँ। आपने यही बात नहीं देखी कि मैं यहाँ पे क्लास को टाल नहीं रहा हूँ। आप समझ गए? मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं बेटा आप लोगों को कि हम कितना डेडिकेटली काम करते हैं आप लोगों के लिए। अगर सुबह आप जानते हैं बायोलॉजी में सुबह 11 बजे लेता हूँ भी, है ना। अगर किसी कारणवश सुबह क्लास नहीं हो पाई थी तो सोचो मैंने आज रात के 9 बजे इस क्लास को लिया है। चाहता तो मैं इसे अगले दिन 11 बजे भी ले सकता था। मेरी क्या टकरी थी भी ऐसी कि मैं इसको रात में कंप्लीट कराता, है ना। तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा कि आप कभी भी सर मन होता जब बदल देते हो। ये सही बात नहीं है ना ऐसी। बेटा बहुत सी रीजन होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, कभी कभी लाइट नहीं आती, कभी इन्वर्टर फेल हो जाते हैं, कभी मौसम खराब होता है। आज सुबह सुबह मेरे कटौती थी, मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो इन्वर्टर है स्टूडियो के अंदर, लेकिन मुझे पता स्टूडियो में इन्वर्टर नहीं चलता इतना ज्यादा कि मैं क्लास खींच पाता आपकी। तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो इतनी बात को नहीं समझ पाते। चलो, तो ये बात को यहां पे देखो ध्यान से। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है, याद कर लो, ठीक है। बेसोफिल्स की बात करते हैं, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? बेसोफिल्स होती है। मोनोसाइट की बात करते हैं, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट है। साइज में सबसे बड़ा किसका? मोनोसाइट का है। और सबसे छोटी साइज की होती है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। ये सीधी सीधे फैक्ट है जो बनेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारे पास में दिया गया है इनका फैक्चुअल डाटा। फैक्चुअल डाटा मतलब कि हम जब बात करते हैं कि द्वारा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होती है और उनको क्या क्या कहा जाता है, आओ जरा समझते। देखिए न्यूट्रोफिल्स के बारे में बता चुका हूं कि न्यूट्रोफिल्स होती है वो डब्ल्यूबीसी की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी में भी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिलती है? न्यूट्रोफिल्स मिलती है। इनका मेन काम होता है साथियों जीवाणुओं का भक्षण करना। इसे क्या बोलते हैं साथियों? फैगोसाइटोसिस बैक्टीरियल बोलते हैं। मतलब क्या कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी यहाँ पे जीवाणु आते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे जीव जीवाणु आते हैं, उनको खत्म करने का जो काम किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में वो कौन सी कोशिका होती है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे अन्य कोशिकाओं को नष्ट करती है? तो डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो आंसर है न्यूट्रोफिल्स की होती है। क्लियर सारी बातें? बिल्कुल गलती मत करना, बिल्कुल भी ध्यान से। चलो इसेनोफिल्स की बात करते हैं। देखो जब भी हमें अस्थमा वाली बीमारी होती है, एलर्जी होती है, कोई इंफेक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे एंटीजेंस होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मान लीजिए कि हमें एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि बाहर से हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमारा शरीर नहीं चाहता है, उसको निकालने के लिए हमें एलर्जीज होती है। देखो अगर हमारा शरीर संकेत नहीं देगा ना तो हम बीमारियों का शिकार पड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको आपको यहाँ पे करो, ये वास्तव में थी, रियल में थी। तो इसका मतलब ये संकेत है कि आपके शरीर में बहुत सारे यहाँ पे वायरस का अटैक हो चुका है। समझ गए? इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे हम बोलते हैं, खांसी जुकाम क्या हो संकेत होते हैं कि हमारे शरीर में इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक हो चुका है, उसको सही किया जाए। तो ये अगर सिम्टम्स नहीं मिलेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अगर एलर्जी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है जो इन्फेक्शन के समय बढ़ जाती है? आंसर है इसेनोफिल्स होती है। लॉजिकली सारी बातें, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है जो एलर्जी के समय, अस्थमा के अटैक के समय, यहाँ पे जब वर्म इंफेक्शन होता है उस समय बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आप यहाँ पे सर्दियों में दिल्ली में जाओ तो दिल्ली का साथियों जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ही ज्यादा खराब है।
आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, दिल्ली की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, अगर आप दिल्ली में 5-6 दिन रुक जाओगे ना, आपको अस्थमा वाली कंडीशन शुरू हो जाएगी, मतलब आपको सांस नहीं आएगी अंदर से, कंडीशन इतनी ज्यादा खराब चल रही है। तो उस समय यहां पे किसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, चलो फिर यहां पे साथियों पाया जाता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की हम जब बात करते हैं, ये यहां पे मास्ट कोशिकाओं के द्वारा यहां पे निकाली जाती है। सर मास्ट कोशिकाएं क्या होती है, मास्ट कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती है साथियों जो अन्य कोशिकाओं को खत्म करती हैं। क्लियर सारी बातें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि ये क्या होती है साथियों, तो इनको बोलते हैं कोशिका को खत्म करने वाली कोशिका। सुनो ध्यान से, तो कोशिका को खत्म करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, तो उनको सिंपल सी भाषा में साथियों बोलते हैं मास्ट कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, मास्ट कोशिकाएं बोलते हैं। अब मास्ट कोशिकाओं के द्वारा निकलता है एक पदार्थ जिसे बोलते हैं हिपैरिन और हिस्टामिन। तो ये अभी मैं बताऊंगा हिपैरिन क्या होता है, हिस्टामिन क्या होता है, टेंशन ना लो, बिल्कुल बहुत बड़ी तरीके से बताने वाला हूं। तो हिपैरिन और हिस्टामिन है जो निकलता है। अभी हिपैरिन क्या करता है साथियों, ये हिपैरिन यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग जमने से रोकता है। मतलब ये क्या करता है साथियों, ये यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग बनने से रोकता है। मतलब ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको यहाँ पे क्या करता है साथियों, बनने से रोकता है। क्या करता है, बनने से रोकता है। क्या करता है ये, तो ये ब्लड की क्लॉटिंग को बनने से यहाँ पे रोकता है। और इससे हमारा जो ब्लड होता है ये यहाँ पे क्या होता है साथियों, गाढ़ा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इससे साथियों हमारा जो ब्लड होता है ये बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है। सर कैसी बात कर दी, मैं समझा नहीं बिल्कुल भी, मैं वही बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं थक्का रोकी, मतलब रक्त को पतला करने वाला यहाँ पे क्या होता है, ये एक कारक होता है। तो हिपैरिन की अगर मैं बात करूं तो हिपैरिन करता क्या है, तो हिपैरिन साथियों एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे रक्त को पतला करता है, रक्त को पतला करने वाला यहाँ पे पदार्थ है जिसे बोलते हैं हिपैरिन। अब एग्जांपल समझो, मैं बहुत प्यारा पॉइंट देखिए बता रहा हूं। मान लो कि सर ये हमारे पास में रक्त वाहिनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह पे चोट लगी, सुनो ध्यान से। ये हमारे पास में देखो रक्त वाहिनी है, सुनो सुनो सुनो, इसमें दो जगह पे क्लॉटिंग हुई है। सर क्लॉटिंग कहां कहां पे हुई है, देखो एक तो हमें यहां पे लग गई है चोट, देखो ध्यान से, ये हमें क्या लग गई बेटा, यहां पे चोट लग गई है। अब आपको कंसेप्ट समझना, मैं जो कंसेप्ट समझाने वाला हूं आप समझ जाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कहां पर कोई चीज कहां पे काम करती है, कैसे काम करती है, हर एक फैक्ट को बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। देखो सर ये हमें चोट लग गई मान लो, ठीक है, हमें चोट लग गई। अब चोट में क्या होगा साथियों, सिंपल सी बात है, जो चोट में यहाँ पे ब्लड है वो बाहर जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें यहाँ पे क्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पे क्लॉटिंग करने के लिए साथियों काम करता है जिसे बोलते हैं फाइब्रोनोजेन। क्या बोलते हैं, फाइब्रोनोजेन बोलते हैं। वो क्या करेगा, वो हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाता है जिसे बोलते हैं ब्लड की क्लॉटिंग करता है। अगर मान लो कि हमारे नस की फट जाए कोई, तो यहाँ पे शरीर के बाहर की तरफ, शरीर की त्वचा की तरफ यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग जमाने वाला पदार्थ कौन सा है, फाइब्रोनोजेन है। अब मान लो कि ये हमारे पास में कोई ब्लड वेजल है, रक्त नली है, इसके अंदर यहाँ पे पदार्थ जम गया है। अब ये मान लो ये पदार्थ है जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। सुनो ध्यान से, मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई पदार्थ है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई पदार्थ है जिसे हम प्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं। अब ये कोई पदार्थ हमारे शरीर में अंदर जम रहा है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा साथियों हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको यहाँ पे जमने से रोकना है, जमाना है, इसको बेटा जमने से रोकना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मतलब हमें इसको यहाँ पे जमने से रोकना है। अगर हमारे हमारे नली के अंदर कोई पदार्थ जम जाता है तो उससे हमारी क्या होगी, ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा। तो हमें उसे जमने से रोकना है। तो जमने से रोकने के लिए क्या किया जाएगा साथियों, हिपैरिन का इस्तेमाल है जो किया जाता है। क्लियर सारी बातें। तो सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बनता है बहुत ही बढ़िया, कि नसों के अंदर या रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो रक्त को बेटा जमने से रोकता है हिपैरिन। कौन रोकता है, हिपैरिन रोकता है। समझ गए छोटी सी बात को, गलती बिल्कुल मत करना। बाहर कौन रोकता है भैया, बाहर रोकता है फाइब्रोनोजेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि भैया एक यहाँ पे घोंगा होता है, क्या होता है, घोंगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं घोंगे के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं, ठीक है। तो जो घोंगा होता है साथियों वह हमारे यहाँ पे शरीर पे रेंगता रहता है। तो घोंगा हो गया, केंचुआ हो गया, या जो लीच होती है, क्या होती है, लीच होती है। तो जो लीच होती है साथियों वह हमारे शरीर से खून को चूसती है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वह हमारे शरीर में हिपैरिन नाम का पदार्थ डालता है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी किसी इंसान के साथ हृदय की सर्जरी की जाती है, हार्ट सर्जरी की जाती है, तो हार्ट की सर्जरी के समय साथियों डॉक्टर्स यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो डॉक्टर्स यहाँ पे हिपैरिन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर सारी बातें। क्यों लगाते हैं, ताकि खून थोड़ा सा पतला हो जाए और जल्दी ना जमे। क्योंकि अगर खून जम गया
तो हृदय की सर्जरी फेल हो जाएगी। तो अक्सर यहाँ पे हार्ट की ऑपरेशन के समय हेपेरिन का जो इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं। और सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि हेपेरिन कौन सी डब्ल्यूबीसी के द्वारा बनती है। तो साथियों इसे बनाने का जो काम है वो यहाँ पे किया जाता है किसके द्वारा, यहाँ पे बेसोफिल्स के द्वारा। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। क्या छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ सबके सब मुझे कमेंट के अंदर, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। ये बताओ बेटा, कुछ नया सीखने को मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बस इतना बताओ सबके सब। समझ गए? तो हिपेरिन कहां से निकलता है? तो हिपेरिन साथियों बनती कहां से है? तो एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हिपेरिन दाखी साथियों बनती कहां से? ये बनती है मास्ट कोशिकाओं से। कहां से बनती है? मास्ट कोशिकाओं से। मास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाओं को खत्म करने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, बोलो हाँ। और यहाँ पे किस डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है? तो आंसर है बेसोफिल्स में पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूट्रोफिल्स के बारे में, इसेनोफिल्स के बारे में, और हम जब बात करते हैं बेसोफिल्स के बारे में, अच्छी तरह से पता चल गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? पक्का क्लियर है सारी बातें? चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो हिपेरिन की मैंने बता दी आपको बहुत ही बढ़िया कि हिपेरिन जो होती है, हिपेरिन जो होती है साथियों, वो एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है जिसे ब्लड थिनर बोलते हैं। ये रक्त को पतला करता है। ठीक है, ये बेसोफिल्स और मास्ट कोशिकाओं के द्वारा बनती है। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान स्वाति क्या दिया जाता है? हिपेरिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ब्लड यहां पे पतला रहे, जल्दी से जमे नहीं और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साथियों आगे वाले पॉइंट के बारे में, जिसमें लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे हम लोग। और लिम्फोसाइट्स के बाद साथियों हम बात करेंगे किसके बारे में? यहाँ पे मोनोसाइट्स के बारे में। आओ इनको भी जरा समझते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए आपको मैं बताऊं साथियों, लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इनका मेन काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना, प्रतिरक्षा करना। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है साथियों कि कौन सी यहाँ पे डब्ल्यूबीसी होती है जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे सुरक्षा करती है? तो सुरक्षा करने का जो काम होता है साथियों वो होता है यहाँ पे लिम्फोसाइट का। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी यहाँ पे हमारे पास में एंटीबॉडी होती है जो इम्यूनिटीज को बढ़ाती है? तो हमारे शरीर के अंदर बेटा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला भी होता है कौन सी? लिम्फोसाइट होती है। सीधी सीधी क्वेश्चन था। हमारे शरीर पे जितने भी बुखार होते हैं, अटैक होते हैं, हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सबसे लड़ने वाली एंटीबॉडीज कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। मोनोसाइट की बात करते हैं। पहला पॉइंट बनेगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है साथियों मोनोसाइट। ये क्या करती है? यहाँ पे जीवाणुओं को और अन्य पदार्थों का भक्षण करती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ऐसे कोशिकाएं जो का कोई यूज नहीं है, ऐसी कोशिकाएं जो बाहर की हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको खत्म करने का जो काम किया जाएगा वो मोनोसाइट के द्वारा किया जाएगा। और ये बड़ी बड़ी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देती है। इसे बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूं। देखो आप सिंपल सी भाषा में ये समझ गए सर कि डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का बेटा मेन काम होता है यहाँ पे क्या करना? हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाना। बोलो जल्दी से। अब होता क्या है देखो साथियों कि इनका मेन काम क्या है? कचरा साफ करना। हमारे शरीर के अंदर जो कूड़ा कचरा बढ़ जाता है, जो जो खराब कोशिका होती है, उनको खत्म कर देना। अगर होता क्या, सुनो ध्यान से, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे समस्या ये बनती है कि ये खराब कोशिकाओं के साथ साथ में जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है, जो हेल्दी कोशिकाएं होती हैं, उनको भी खत्म करना शुरू कर देती हैं। तो यदि हमारे शरीर में साथियों डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, सडनली बढ़ जाए, मान लीजिए कोई छोटा सा अंग है जिसमें होनी चाहिए थी यहाँ पे 4,500 डब्ल्यूबीसी और वहां पे बन जाए 4.5 लाख डब्ल्यूबीसी। कोई छोटा सा पार्ट है हमारे शरीर का, मान लीजिए कोई भी, जैसे आप मान लो कि हम लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर की कैपेसिटी थी मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 4,500 डब्ल्यूबीसी को झेलने की, कि लीवर बोलता है कि मेरे पास 4,500 डब्ल्यूबीसी की फौज होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, वहां पे हो जाए 4.5 लाख। तो क्या होगा? डब्ल्यूबीसी यहाँ पे जो स्वस्थ कोशिकाएं होंगी उनको खत्म कर देगी। तो जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा साथ किसी भी ऑर्गन में, सुनो ध्यान से, किसी भी ऑर्गन में ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर क्या बनता है साथियों? वहां पे बनती बीमारी जिसे बोलते हैं कैंसर। समझ में आ गई छोटी सी बात को? तो सर कैंसर क्या है? तो कैंसर एक कंडीशन होती है। सर कैसी कंडीशन होती है? तो कैंसर साथियों एक कंडीशन होती है जिस जहां जहां पर एक ऐसी अवस्था होती है साथियों जहां पर डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए। जैसे मान लो अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए उसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। अगर स्किन में हो जाए उसे बोलते हैं स्किन कैंसर।
अगर बोन में हो जाए उसे बोलते हैं बोन कैंसर, अगर अस्थि मज्जा में हो जाए उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा के कैंसर, अगर लीवर में हो जाए तो लीवर कैंसर, पैंक्रियाज में हो जाए तो पैंक्रियाज कैंसर, थ्रोट में हो जाए तो थ्रोट कैंसर, लंग में हो जाए तो लंग कैंसर। समझ गए? तो जिस हिस्से के अंदर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा एकदम सडनली बढ़ जाएगी, उस हिस्से में एक बीमारी बनती है जिसे बोलते हैं कैंसर। इसका मतलब क्या होता है कि वहां की जो हेल्दी कोशिकाएं होती हैं, जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है, वहां के डब्ल्यूबीसी को खत्म कर देती है। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूं, उनको जरा समझना वैज्ञानिक दृष्टि से। पता है, कैंसर का मेन रीजन साथियों हमारा बिगड़ता हुआ खान पान भी है। ये आपको बताऊं कि फुकुशिमा यहाँ पे युगा हाथी, फुकुशिमा युगा हाथी जापान के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अभी मैं नाम ले रहा हूं फुकुशिमा युगा हाथी के बारे में, तो युगा हाथी मैं नाम बता देता हूं। तो फुकुशिमा के द्वारा ये बात कही गई है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे नियमित रूप से व्रत करता है, आप फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग करने से होता यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जो जो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हैं। तो यदि आप यहाँ पे प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग करने से कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। और यही रीजन था कि हमारे जो पूर्वज थे, आपने नोटिस किया होगा कि हमारे दादा परदादा की बात करते हैं तो वो यहाँ पे अक्सर व्रत रखा करते थे। कभी यहाँ पे एकादशी का व्रत है, कभी ये व्रत है, कभी फलाना व्रत है। तो ये देखा गया कि जब आप व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, अब ये नहीं हो तुम करवा चौथ का व्रत रखना शुरू कर दो, ठीक है। तो जब फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में होता यह कि हमारे शरीर को जो भोजन नहीं मिलता, तो डब्ल्यूबीसी साथियों जो एकदम से बढ़ रही होती है वो खुद ही खुद में खाना शुरू कर देंगी, और इससे हमारे शरीर की डब्ल्यूबीसी नियंत्रित हो जाती है, जिससे कैंसर की संभावना थोड़ी सी सही हो जाए। कैंसर को खत्म करने के लिए एक बीमारी, एक कैंसर को सही करने के लिए कंडीशन होती है कीमोथेरेपी का। तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है जो बड़ी हुई कोशिकाएं होती हैं उनको खत्म कर दिया जाता है कीमोथेरेपी के अंदर, ठीक है। तो ये कंडीशंस मैंने बता दी, बिल्कुल मत करना गलती से भी। तो यहाँ पे जैसे ब्लड में होती है ये बीमारी, इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। समझ गए छोटी सी बात को? तो जहां पे कैंसर बढ़ेगा, जहां पे मतलब सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो जहां पर साथियों डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है तो वहां पे कैंसर बन जाता है। और ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है ब्लड में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कहाँ मिलती है? ब्लड में पाई जाती है। तो ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा कॉमनली कैंसर होता है। देखो ध्यान से, तो ब्लड कैंसर की हम जब बात करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं लुकेमिया। क्या बोलते हैं? लुकेमिया बोलते हैं, रक्त का कैंसर बोलते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, यहाँ पे आरबी इसमें होता है, देखो इसमें होता क्या है, हम जब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। कैसे बढ़ती है? एनिमेशन से देखो, आपको एनिमेशन से मैं समझा देता हूं बहुत ही बड़ी तरीके से कि कैसे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा है जो बढ़ जाती है। देखो, हैव अ लुक ऑन दिस, ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है। तो जब ये एकदम से बढ़ जाए तो इससे हमारे शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है वो खराब हो जाती हैं, और बीमारी कौन सी बनती है? कैंसर बनती है, ठीक है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है। अच्छा, बीमारी में याद बता दो कि एक कंडीशन बनती है एड्स की। देखो, एक होता है साथियों HIV एड्स। तो यहाँ पे HIV साथियों वायरस है, और उस वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? एड्स होती है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो मैं कंडीशन बता रहा हूं, तो यहाँ पे वायरस है साथियों जिसे बोलते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु, इसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस से बीमारी बनती है, और बीमारी का साथियों नाम होता है यहाँ पे एड्स। इसका मतलब होता है साथियों उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संरक्षण। इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का बेटा मतलब होता है कि इसमें हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा खत्म हो जाती है। देखो, डब्ल्यूबीसी यहाँ पे कम हो जाते हैं। जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो खराब हो चुकी है। तो एड्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। क्लियर सारी बातें? मतलब हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो चुकी है एड्स के अंदर। इसमें होता क्या है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सुनो। जैसे खांसी जुकाम होते हैं, तो खांसी जुकाम को साथियों कोरोना से पहले सीरियसली नहीं लिया जाता था, आज भी नहीं लेते हैं कई जगह पे, लेकिन कोरोना में कुछ लोगों ने सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। लेकिन हमारे भारत में बात करेंगे तो आज भी बहुत जगह पे खांसी जुकाम को बीमारी नहीं मानते, बोलते हैं हो जाता है सर्दियों में खांसी जुकाम, तो नॉर्मल सी बात है, हमारी खांसी खांसी तुम्हारी खांसी कोरोना, है कि नहीं। चलो, तो मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात कि हमारे भारत में खांसी जुकाम को बीमारी नहीं मानते। 2-3 बार पहुंचोगे, नाक बहेगी, सही हो जाएगी। लेकिन एड्स वाली कंडीशन में होता है कि खांसी जुकाम भी ठीक नहीं होते। मतलब हमारा शरीर क्या करता है कि थोड़ी बहुत बीमारी को तो बिना दवाई के सही कर देता है। आप में से बहुत से कम लोग होते हैं जो खांसी जुकाम की दवाई लेते हैं, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है।
लेकिन एड्स वाली कंडीशन में होता यह है साथियों कि यहां पर इतनी कमजोर इम्यूनिटी हो जाती है कि इंसान की नॉर्मल खांसी जुकाम भी सही नहीं हो रहा है, और एक कंडीशन हो सकती है, क्या पता कि इंसान खांसते खांसते मर जाए। तो वो कौन सी कंडीशन होती है? एड्स वाली होती है, जिसमें इंसान की जो प्रतिरक्षा है, जो इम्यूनिटी है, ये खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एड्स की बीमारी। ये सीधी सीधी क्वेश्चन है जो बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो एड्स में क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। वैसे मैं बता दूं साथियों, एड्स के अंदर बीमारी का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस से होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसको रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। इसके लिए मेडिसिन होती है जिसे बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल या एजिडोथायमिडिन, इसकी जो दवाइयां हैं वो दी जाती हैं। और इसके लिए साथ किया जाने वाला जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। ये एलिजा टेस्ट होता है जिसके लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है ये एड्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारी जो WBCs है वो खत्म हो चुकी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने WBCs के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट बता दिए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर कि कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला, क्योंकि अब हमारे सामने साथी जो बालक पॉइंट आएगा वो होगा किसके बारे में? वो होगा हमारे पास में ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। अब मैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आपको बहुत सी बातें हैं जो बताने वाला हूं। पहले इतना बताओ कि यहां तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है। बताइए साथियों। क्लियर है सारी बातें यहां तक की? ओके, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूं मैं क्लास क्लास के अंदर, ज्यादा बातचीत नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया तो फिर कभी पढ़ाई नहीं पाऊंगा ऐसे तो मैं। चलो ठीक है, आगे चलें। देखिए बालक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे बोलते हैं रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट भी बड़ा मजेदार है। एनिमेशन के साथ तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पहले सारी बातें यहाँ पे बता भी रहा हूं। देखो ध्यान से, जैसे मैंने आरबीसी के बारे में समझाया था कि आरबीसी का बेटा मतलब होता है यथ्रोसाइट। यथ्रो का बेटा मतलब होता है यहाँ पे लाल रंग देने वाला, और साइट मतलब कोशिका। तो लाल रंग देने वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? यथ्रोसाइट बोलते हैं। एक होती है डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका, जिसे बोलते हैं यहाँ पे सफेद रंग की कोशिका। लेकिन जब बात आती है थ्रोम्बोसाइट को लेके, तो थ्रोम्बोसाइट में साथियों इसका मतलब ही अलग होता है। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है यहाँ पे थक्का जमाने वाला, मतलब जिसे बोलते हैं क्लॉटिंग करने वाला, मतलब एक ऐसी कोशिका जो यहाँ पे क्लॉटिंग करती है। क्लॉटिंग मतलब जो यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो क्लॉटिंग करने वाली जो कोशिका होती है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट की हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं थक्का बनाने वाली कोशिका बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? तो सीधी सीधे फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में बन जाता है। चलो, पूछेंगे आपसे ये बनती कहां पर है? तो थ्रोम्बोसाइट का निर्माण भी साथियों कहां पर होता है? देखो, इसका निर्माण भी होता है यहाँ पे येलो बोन मैरो में। कहां पे होता है? येलो बोन मैरो में होता है। येलो बोन मैरो मतलब हम जब बात करते हैं तो पीली अस्थि मज्जा है, तो पीली अस्थि मज्जा में ही इसका निर्माण होगा। ठीक है, सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछेंगे बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है साथियों यथ्रोसाइट। इसी तरह से ल्यूकोपोइसिस की बात करते हैं। ल्यूकोपोइसिस क्या होती है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। हम बात करते हैं थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में। थ्रोम्बोपोइसिस क्या होती है? तो थ्रोम्बोपोइसिस बेटा हमारे पास में होती है यहाँ पे प्लेटलेट्स का निर्माण। तो जब प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, रक्त बिंबाणु का निर्माण होता है, इसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोपोइसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। सीधे सीधे फैक्ट बनता है, गलती बिल्कुल मत करना। और आपको बताऊं कि ये जो बनती है वो कहां बनती है? ये बनती है साथियों लाल अस्थि मज्जा के अंदर। बाकी इन दोनों का जो निर्माण है वो कहां पे होता है? तो ये दोनों साथियों बनती है हमारे पास में येलो बोन मैरो में, पीली अस्थि मज्जा के अंदर। चलो, अब सीधी सीधे फैक्ट देखो ध्यान से। एग्जामिनेशन में पहला पॉइंट बनता है सर, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? इनको साथियों बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनका साइज जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज होता है इनका। पूछेंगे क्या इनमें किसी प्रकार से कोशिकाओं के अंदर रंग पाई जाती है? तो आंसर है नहीं पाई जाती। क्लियर है सारी बातें? ये कैसे होती है? रंगहीन होती है, इसमें किसी प्रकार से रंग नहीं पाया जाता। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है साथियों यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। मतलब अगर जब तक यहाँ पे ये खून को बहने से रोकती है, तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है साथियों? रक्त का थक्का जमाने में मदद करना। ठीक है, इनका निर्माण कहां पे होता है? तो इनका निर्माण होता है साथियों यहाँ पे पीली अस्थि मज्जा में, येलो बोन मैरो में।
तो हमारे शरीर के अंदर जो पीली अस्थि मज्जा होती है वहां पर प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि इनका साइज कैसा होता है। तो इनका साइज होता है साथियों अनियमित, मतलब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। क्या इनके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है? आप कहोगे सर इनके अंदर यहाँ पे केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब आप खुद ही सोचो ध्यान से, जब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इनके अंदर यहाँ पे डीएनए नहीं मिलेगा, और नहीं साथियों इनके अंदर यहाँ पे क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता। तो ना तो इनके अंदर डीएनए है और ना ही इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इनका औसत समय काल होता है 3 से लेके 5 दिन का। तो 3 से लेके 5 दिन का क्या है, एवरेज यहाँ पे समय काल होता है, इतना ये जीवित रहते हैं। अब सुनो, इनकी संख्या साथी होनी चाहिए 1.5 लाख के आसपास और मैक्सिमम होनी चाहिए 4.5 लाख के आसपास। तो पूछेंगे आपसे कि हमारे शरीर में कितनी संख्या बोलते हैं, तो मिनिमम संख्या साथी होनी चाहिए 1.5 लाख के आसपास पर माइक्रोलीटर, और मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए यहाँ पे कितनी, तो आंसर है 4.5 लाख के आसपास। अब सुनो, कंडीशन बहुत प्यारी बनती है। देखो इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम होता है साथियों यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग करना। बोलो जल्दी से। तो अगर इनके द्वारा हमारे शरीर, देखो अगर हमारे शरीर की कमी हो जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग कम हो सकती है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। क्या क्या कंडीशंस बनती हैं? एक होती है साथियों थ्रोम्बोसाइटोसिस, एक होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। देखो थ्रोम्बोसाइटोसिस का बेटा मतलब होता है जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। और एक होती है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। ये सबसे ज्यादा सामान्य है, मतलब अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन सी, तो आंसर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है। जैसे मैं बात करता हूं डेंगू के बारे में, देखो जब भी यहाँ पे कभी डेंगू की बुखार होता है तो डेंगू के अंदर साथियों, मलेरिया के अंदर होता क्या है कि इंसान का जो शरीर होता है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसके शरीर में प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं। बोलो सुना है आप लोगों ने? तो डॉक्टर्स बोलता है प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं, कम हो गई, कम हो गई हैं। और जब प्लेटलेट्स कम होती है तो हमारे शरीर में भयंकर ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर नहीं चाहता हम चले। क्यों नहीं चला? इसका रीजन है। तो होता क्या साथियों कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे प्लेटलेट्स का डाउन, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है ना उसमें कोई क्षमता नहीं है क्लॉटिंग करने की, और हमारा शरीर बोलता है प्रॉपर रेस्ट होना, प्रॉपर रेस्ट मांगता है। अगर आप उसमें चलोगे कूदोगे तो सिंपल सी बात है चोट लग सकती है, एनर्जी वेस्ट होगी। तो वो हमारे शरीर बोलता ही नहीं है रेस्ट, मतलब एनर्जी डाउन हो जाती है। तो प्लेटलेट्स डाउन का मतलब होता है कि बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, हमारे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं रहती है। ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन होती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की होती है। इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होती है, मतलब मान के चलो कि प्लेटलेट्स यहाँ पे 20,000 30,000 रह जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स डाउन हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो डेंगू के अंदर हो गया, मलेरिया के अंदर ये इनकी कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक बात को और सुनो, एक बीमारी होती है साथियों जिसे बोलते हैं हीमोफीलिया। सर हीमोफीलिया क्या होती है? सुनो, इस हीमोफीलिया को बेटा बोलते हैं शाही बीमारी। क्या बोलते हैं? शाही बीमारी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको बताओ साथियों कि यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया जी, इनको बीमारी थी और इनसे बीमारी यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र में फैली। समझ लो, इनके बच्चे थे, इनके बच्चों के बच्चे हुए, इनसे बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई, इसे बोलते हैं शाही बीमारी। तो हीमोफीलिया का मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब ये होता है कि इसके कारण यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है। मतलब सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा है या प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है। तो प्लेटलेट्स की मात्रा यहाँ पे कम होती है। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे खून का जो थक्का वो नहीं जमता। और हीमोफीलिया जो होती है साथियों 3 प्रकार की मिलती है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया यहाँ पे सी। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेंगे बताओ कि यहाँ पे किस बीमारी को शाही बीमारी कहा जाता है? तो शाही बीमारी साथियों बोलते हैं हीमोफीलिया को। इसमें पूछेंगे आपसे कि हीमोफीलिया बी का दूसरा नाम क्या है? तो हीमोफीलिया बी को साथियों बोलते हैं क्रिसमस की बीमारी। क्या बोलते हैं? क्रिसमस की बीमारी बोलते हैं। गलती बिल्कुल मत करना कि किस बीमारी को यहाँ पे क्रिसमस की बीमारी भी कहा जाता है, तो आंसर है हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसको शाही बीमारी भी बोलते हैं, समझा चुका हूं, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ये जो बीमारी थी ये बाकी समय स्प्रेड हुई थी, बाकी समय फैली थी। तो ये है साथियों हमारे पास में छोटा सा टॉपिक ब्लड का, और हमने ब्लड के बारे में यहाँ पे सारी बातें समझ ली हैं। अब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि यहाँ तक का कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, यहां तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देखो बेटा, हमने यहाँ पे आरबीसी के बारे में पढ़ लिया है, हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा साथियों,
हमने यहाँ पे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया है, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया है साथियों। हमने यहाँ पे प्लाज्मा को बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया है। अब सुनो, नेक्स्ट क्लास के अंदर सुन लो ध्यान से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखिए, मैं एक बहुत प्यारा कंसेप्ट जो पढ़ाने वाला हूं वह है साथियों हमारे पास में ब्लड ग्रुप के बारे में। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। हम पढ़ेंगे साथियों ब्लड ग्रुप के बारे में, साथ ही साथ किसके बारे में, यहाँ पे ब्लड डोनेशन के बारे में। तो ब्लड ग्रुप और ब्लड डोनेशन को मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मतलब कल सुबह पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही बड़ी तरीके से, टेंशन मत लीजिएगा। और फिर हम इसकी करेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और फिर हम करेंगे साथियों इसमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस। उसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा बेटा वो होगा हमारा हार्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे फिर यहाँ पे आर्टरीज के बारे में, हम पढ़ेंगे यहाँ पे वीन्स के बारे में। ठीक है, क्लियर सारी बातें, फिर हमारा जो टॉपिक है पूरा खत्म हो जाएगा। चलो, और कोई दिक्कत है किसी को? क्लास बाबा रुक रही है तो बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें देखो मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, मैं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा नेट दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलो, जिन बच्चों को नहीं पता टाइमिंग क्या है सुनो ध्यान से, आपको मैं क्लियर कर दूं साथियों कि टाइमिंग बहुत सिंपल सी हमारी। बायोलॉजी सुबह 11 बजे हो रही है। देखो बायोलॉजी हमारी सुबह 11 बजे हो रही है। और अभी जो मैं बेटा फिजिक्स ले रहा हूं तो फिजिक्स हमारी यहाँ पे शाम की 6 बजे, शाम के 5 बजे हो रही है। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस है जो आपके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं 2 क्लासेस चला रहा हूं और समय से पहले आपका सिलेबस मैं बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा, उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं समय से पहले आपके सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, बढ़िया तरीके से पढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।